Good morning students, welcome in my class. सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स मैं आज से आप लोगों से मुखातिब हूँ और आपको आज एक मैं अलग क्लास देने जा रही हूँ। सेमेस्टर 2 के सिलेबस से अलग सिलेबस का मैं एक क्लास आपको देने जा रही हूँ। ये है आपके सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में मैं आपके साथ थी और मैंने पेपर 2 के जो मेरा यूनिट था उस यूनिट के सारे पॉइंट्स को, सारी टॉपिक्स को मैंने आपको पढ़ाया था, पर एक टॉपिक छूट गया था, वो था जे कृष्णमूर्ति। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट को मैंने आपको पढ़ाया था और जे कृष्णमूर्ति छूट गया था। चूँकि आपका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है और आपके एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, इसलिए ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको उस पोर्शन को मैं पूरा करवा देती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं ये लेक्चर दे देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इससे संबंधित मैं जो PDF है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जे कृष्णमूर्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। जे कृष्णमूर्ति भारत के शैक्षिक चिंतकों की श्रृंखला में इनका नाम, जे कृष्णमूर्ति का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है और ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट के तौर पर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में इनको ऊंचा स्थान प्राप्त है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। द फुल नेम ऑफ जे कृष्णमूर्ति इज़ मिस्टर जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदानपल्ली गांव के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ। जे कृष्णमूर्ति was born on 11th May 1895 at Madanpalli village in a तेलुगु ब्राह्मण फैमिली। इनके पिता ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेंट कलेक्टर थे। हिज फादर वॉज रेंट कलेक्टर अंडर द ब्रिटिश एरा। जे कृष्णमूर्ति का पारिवारिक माहौल अत्यंत धार्मिक था और जे कृष्णमूर्ति अपनी माँ के साथ बहुत हिले मिले थे, पर इनकी माँ इनको 10 वर्ष की अवस्था में छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। हिज मदर डायड when जे कृष्णमूर्ति was only 10 years old. So जे कृष्णमूर्ति का असर, अपनी माँ के इस मृत्यु का असर उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ा और वे बहुत दुखी रहने लगे। After his mother's death he became very upset and depressed and emotionally he became very depressed. पिता घर की सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने लगे और कुछ दिनों के पास ये लोग मदानपल्ली छोड़कर अडयार चले आए। After some time, after the retirement, his father changed place and he came to अडयार, चेन्नई। यहाँ पर इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से हुआ और यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जिसके अध्यक्ष मैडम एनी बेसेंट थी। हियर he has related with the Theosophical Society where मैडम एनी बेसेंट was the president. So मैडम एनी बेसेंट इनको बहुत अच्छे से समझने लगी। He was very depressed and that is why he was not able to perform nicely. He was not able to show his good performance in his education, in his school result, and Madam Annie Besant recognized, identified his problem, and she started motivating him. Okay, so ये मैडम एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित रहने लगे और धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी में इनका आना जाना बहुत बढ़ने लगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडॉप्टेड हिम और उसके बाद से उन्होंने वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलने लगा और गाइडेंस मिलने लगा। इसके बाद आफ्टर सम टाइम
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनका भार अपने ऊपर ले लिया। मैंने पहले ही बताया कि उनको एडॉप्ट कर लिया, इनका भार अपने ऊपर ले लिया, और इस क्रम में इनको देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिला। ही हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट many countries like England, ऑस्ट्रेलिया etc. तो ऐसी जगहों में ये जाने लगे। एंड इंग्लैंड में इन्हें शुरू में काफ़ी दिनों तक रहने का अवसर मिला। वहाँ पर इन्होंने बहुत पढ़ाई की। इन इंग्लैंड ही स्टेड बैक अ लॉन्ग टाइम एंड देयर ही स्टडीज़ इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, द लिटरेचर ऑफ शेक्सपियर, कीट्स, शेली, इन लोगों के लिटरेचर को इनको पढ़ने का बहुत मौका मिला। और इसी वजह से इनके पास एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक गहरी समझ बनी, एजुकेशन की एक गहरी समझ बनी, फ़िलॉसफी की एक गहरी समझ बनी, लिटरेचर की एक गहरी समझ बनी। एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टडीज़, वास्ट स्टडीज़, he has got a in-depth understanding of the literature, the philosophy, the spirituality, all this. तो इससे उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ा और इसी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज़ ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी। उनका बहुत एक गहरा, लंबा, अच्छा खासा लिटरेचर भी इनके पास है। सन 1922 ईस्वी में जे कृष्णमूर्ति सिडनी से कैलिफोर्निया पहुँचे। इन द ईयर 1922 he reached California and he has established his home and office there only at California। और उन्होंने वहीं पर 17 अगस्त 1922 ईस्वी को इनको एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, एक स्पिरिचुअल परसेप्शन प्राप्त हुआ। On 17th August 1922 he has got a divine experience, or you can say a spiritual experience, a spiritual perception he has got. Then he decided to stay back at California for the rest days of his life. Okay, सो मैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश स्टूडेंट्स और हिंदी स्टूडेंट्स, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को मैं कुछ सामग्री समझने के लिए दे सकूँ। अब अब आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और आप लोगों को इंग्लिश के PDF मैं दूंगी, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ उससे मैच करके आप हिंदी समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ किताबें जो उन्होंने लिखी, द बुक्स, जो जे कृष्णमूर्ति ने जिन किताबों को लिखा उनमें हैं डायर ऑफ होम थियोसॉफिकल सोसाइटी, एट द फीट ऑफ मास्टर, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, बियॉन्ड द वायलेंस, चॉइसलेस अवेयरनेस, ध्यान, education and the significance of life, experience and conduct, the first and last freedom, the flame of attention, freedom from the known, the flight of the angel, the flight of the eagle, the flight of the eagle, life of gold, on the nature and environment, etc. ये सब उनकी किताबें थी। आपको ये बता दें कि ये बहुत रिसेंट एरा के हैं। उस समय तक टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई थी, तो इनके बहुत सारे स्पीचेस और फिलॉसफीज़ जो हैं वो कैसेट्स के रूप में भी
अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जे कृष्णमूर्ति का पूरा लाइफ स्पैन रहा। इसके बाद इतना पढ़ने और लिखने के क्रम में ये देश विदेश घूमते रहे। इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जिसको आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन पल इनके जीवन में आया, एक दिव्य क्षण इनके जीवन में आया। और उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बाद इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें वर्ल्ड में लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए प्रेरित करना चाहिए। एंड देन इस क्षण के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि लव इज़ द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन, यानी प्रेम ही जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। और लव इज़ द की वर्ड जिसको इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त किया। एंड देन ही थॉट कि इसी का जो डिवाइन फॉर्म होता है, लव का जो डिवाइन फॉर्म होता है, वही मनुष्य के सारे समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस बात को इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया और उन्होंने सोचा कि इसको पूरे विश्व में इसको फैला देना चाहिए और इसको देना चाहिए। इसी क्रम में ऐसा सोच करके उन्होंने हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की यात्राएं की और वहाँ पर इन्होंने अपने स्पिरिचुअल लेक्चर्स दिए, जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने बहुत सारे लोगों में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। एट्यूनमेंट इन्होंने किया, स्पिरिचुअल एट्यूनमेंट इन्होंने किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको बहुत सारे इनके डिसाइपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गए, बहुत सारे डिसाइपल इनके हो गए। और उन्होंने पूरे विश्व में इनके इतने सारे डिसाइपल हो गए कि ये इनका प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ने लगा। जे कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों और भाषणों को बहुत सारे पुस्तकों में किया और बहुत लोगों ने उसको कलेक्ट करके बुक का फॉर्म उन्होंने, इनके अनुयायी डिसाइपल्स ने, इनके शिष्यों ने दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने क्या किया। इनके सारी किताबों में बहुत सारे ऐसे किताब हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो एजुकेशन के, बच्चों के एजुकेशन को सेंटर में रख करके लिखी गई हैं। मेनी बुक्स आर बेस्ड और फोकसिंग ऑन द चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस करके बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। ऐसा करते हुए वे पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे और उस तरह से, और उन्होंने इन सब चीज़ों पर बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, मेडिटेशन किया और सोचा। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की स्थापना भी की। ही एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1928 द कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी इस फाउंडेशन के तहत हुई। अंडर दिस फाउंडेशन मेनी एजुकेशनल सेंटर्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरह से हुई। इस तरह से इनका एक बड़ा क्षेत्र हो गया था चिंतन का, काम करने का, और बच्चों के एजुकेशन का एक बड़ा फील्ड था जो इनके थॉट से, इनके चिंतन से, इनके मेडिटेशन से, इनकी अनुभूति से, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से उद्भूत हुए थे। 17 फरवरी 1986 को एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, अपने उम्र के 90 साल व्यतीत करने के बाद 17 फरवरी 1986 ईस्वी को इन्होंने ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इनके दार्शनिक विचारों के बारे में हम लोग सोचते हैं। दार्शनिक विचारों के विषय में सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान देने की है कि ये किसी भी ऐसे वाद, बने बनाए वाद, मतलब इज्म, मतलब फिलॉसफीज़, इस तरह के किसी वाद या कम्युनिटी से, थॉट के कम्युनिटी से इन्होंने अपने आप को नहीं बांधा। ही वॉज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इज्म
any pre-established philosophy and community, thought community. So ये क्योंकि ये मानते थे, he was a firm believer that the only caste and the pre-established religion are the main cause of dispute and violence. क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जात पात और जो धर्म के आडंबर हैं, पहले से स्थापित धर्म के आडंबर हैं, यही मनुष्य के अशांति के और अहिंसा का कारण बनते हैं, विवाद के कारण हैं। इसलिए वो इनसे बचते थे। इन्होंने कभी भी अपने को एक गुरु नहीं कहा, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ या बहुत बड़ा मैं मास्टर हूँ, ऐसा कोई उन्होंने दावा नहीं किया था। वो सिर्फ मानते थे कि ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो मनुष्य का एक सेवक हैं। एंड इनको अपने जीवन के किसी के लाइफ के व्यवहारिक पक्ष के ये फर्म बिलीवर थे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के या लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ये बिलीवर थे और ये मानते थे कि प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। इसके बाद इनके जो विचार थे वो ये मानते थे कि कोई भी मनुष्य अपने आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति, स्पिरिचुअल लव एंड स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट जो उसका है, वो उसकी प्राप्ति उसको तभी हो सकती है जब वो अपने दुखों से, गमों से, इन सब चीज़ों से, क्रोध से, चोट से, इन सब चीज़ों से वो बाहर आएगा, तब उसको अपने एक अल्टीमेट जो ट्रुथ की प्राप्ति होती है, अल्टीमेट एन्जॉयमेंट की प्राप्ति जो होती है, वो उसको हो सकता है। समझ रहे ना? तो इसलिए वे किसी भी तरह के धर्म को, जात पात को, इन सब के संकीर्ण बंधनों को नहीं मानते थे। कभी नहीं उन्होंने माना कि कोई कास्ट का या रिलीजन का कोई नैरो जो थॉट होता है या नैरो किसी प्रकार का बंधन होता है, वो उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, उसको उन्होंने हमेशा डिनाई किया, रिफ्यूज़ किया। वे हमेशा मानते थे कि किसी को लिबरेशन का और आनंद का की प्राप्ति जो होती है, वो आनंद और लिबरेशन की प्राप्ति जो हो सकती है वो तभी हो सकती है जब वो मेडिटेशन करेगा, जब वो स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करेगा, तभी उसको आनंद की प्राप्ति होगी। यानी अल्टीमेट जॉय जिसको कहते हैं, उसकी प्राप्ति उसको तभी हो सकती है जब वो मेडिटेशन करेगा, जब वो मनुष्य की सेवा करेगा, तो तभी उसको इन सब की प्राप्ति हो सकती है। और इन सब के लिए मनुष्य के हृदय में एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है प्रेम। प्रेम का भाव होना बहुत ज़रूरी है, एंड लव अबव एवरीथिंग। और उन्होंने जिस लव की बात की, जिस प्रेम की बात की, वह प्रेम का मोस्ट डिवाइन फॉर्म ऑफ लव की बात उन्होंने की। प्रेम का एक अत्यंत दिव्य स्वरूप की चर्चा उन्होंने अपने किताबों में, अपने थॉट में, अपने फिलॉसफी में की है। इसी कारण वो मानते थे कि मनुष्य को ना कोई रिलीजन में बंधना चाहिए, ना कोई कास्ट में बंधना चाहिए, उसका गुलामी नहीं करनी चाहिए, ना कास्ट का, ना रिलीजन का, ना इस तरह की किसी चीज़ की गुलामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग को एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होना चाहिए, एक ग्लोबल एंड यूनिवर्सल पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए कि हर विश्व का हर मनुष्य उसके लिए एक्सेप्टेबल हो और वो हर मनुष्य के लिए अवेलेबल हो। तो हर किसी के लिए अवेलेबल हो, इजीली अचीवेबल एंड अवेलेबल हो। तो ये एक उनका बहुत बड़ा सोचने का दार्शनिक विचार थे। वो मानते थे कि मनुष्य को अपनी प्राकृतिक रूप में ही रहना चाहिए। प्राकृतिक रूप मतलब अपनी नेचुरल, अपने सहज अवस्था में मनुष्य को रहना चाहिए।
तो ये उनका दार्शनिक विचार था। वो मानते थे कि कोई भी आडंबर या कोई भी जो परसोना ऊपर से नहीं रखना चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने नेचुरल वे ऑफ लाइफ को लीड करना चाहिए, सामान्य और सहज जीवन शैली को अपनाना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। ये तो थे जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार, यानी फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ जे कृष्णमूर्ति। अब जे कृष्णमूर्ति के एजुकेशनल थॉट्स को हम लोग देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति वॉज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशनल प्रोसेस और एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट टाइम। वो अपने समय के कंटेम्प्रेरी टाइम बोलिए, वो अपने समय के तात्कालिक समय के एजुकेशन सिस्टम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने ये बात महसूस किया था कि जो ह्यूमन बीइंग है या एजुकेशन सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी से ओवरबर्डन्ड हो रहा है, एंड द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज़ बीइंग गाइडेड बाय द टेक्नोलॉजी से मोटिवेट हो रहा है, गाइडेड हो रहा है, और उसका शेपिंग अप जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट हैप्पी कि अगर साइंस के कारण, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे एजुकेशन पर पूरी तरह से अपना शासन स्थापित कर लिया है, तो इससे क्या हो रहा था, मनुष्य का जो नेचुरल ह्यूमैनिटी है, नेचुरल वैल्यूज़ जो हैं ह्यूमन बीइंग के, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे थे, जिससे जे कृष्णमूर्ति वॉज एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। वे ये मानते थे कि एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म भी है, देन रिलीजियस नैरोनेस भी दिखाई देता है। वे मानते थे कि इसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था। इन सारी चीज़ों को उन्होंने फील किया। द कलर एंड क्रीड, ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उस समय के एजुकेशन सिस्टम में थे। तो और ये उनका एक जगह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत देशों की यात्राएं की थी। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो कैलिफोर्निया में उनका ऑफिस था, उनका घर और ऑफिस कैलिफोर्निया में था। तो वो उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी, तो हॉलैंड की उन्होंने यात्रा की थी। तो बहुत सारे देशों की उन्होंने यात्रा की थी, और उन्होंने फील किया था कि किसी न किसी रूप में हर जगह ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में है। तो इसको उन्होंने हाईलाइट किया था अपने लेक्चर्स में, अपने भाषण में भी हाईलाइट किया था, और उन्होंने अपने बुक्स में भी इन पर बेस करके उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थीं।